आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डीवी लाइव, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में जो पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं, वो बहुत हंगामेदार गुजरे हैं। ये तो जब से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, तब से ही आप ये देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार अलग-अलग मामलों को लेकर चर्चा कराए जाने की मांग लगातार उठाई जाती रही, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था एसआईआर का मामला। क्योंकि बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है 90% के स्ट्राइक रेट से। एनडीए ने बीजेपी ने अपनी सरकार वहां पर बना ली है और उसके बाद अब आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसी तरीके से एसआईआर कराया जाता रहा और इसी तरीके से चुनाव आयुक्तों का चयन और जो चुनाव सुधार की जो बात की जा रही है और जिस तरह से नियमों में जो लगातार बदलाव किया जा रहा है, चाहे सीसीटीवी फुटेज का 45 दिनों के बाद खत्म हो जाना या उसके अलावा रीडेबल डेटा ना देना, ये तमाम चीजें एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में 5 राज्यों में महत्वपूर्ण 5 राज्य हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बने हुए हैं वह है पश्चिम बंगाल और असम, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। आपने पार्लियामेंट में देखा कि किस तरह की तीखी जोरदार बहस एसआईआर पर कराई गई, चुनाव सुधार उसका नाम रखा गया। और इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग रहा अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में जो हमने पूरा वाद विवाद देखा था। हालत ये हो गई कि सर खुजाते हुए अमित शाह ने साला शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया और उसके बाद वो पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। उनकी भाषा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदरवाइज किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। राहुल गांधी ने आज भी इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि कैसे हमने पानी पिला दिया। इस पूरी की पूरी चर्चा में बैकफुट पर हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में हैं, हाथ कांप रहे थे और हालत ये हो गई कि गाली तक का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। सवाल अब ये बना हुआ है कि इस तमाम चर्चा से हासिल क्या हुआ है, क्योंकि ये चर्चा कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो सड़कों पर थी, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, फिर रैलियां की गई और अब ये पार्लियामेंट की चर्चा में जबरदस्त एक विषय ये बना। और इसके बाद अब आने वाले रविवार को 14 तारीख को इस पर बड़ी एक रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में की जा रही है। इससे क्या हासिल होगा, किस तरह से इसको देखा जाए, क्या वाकई में बीजेपी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है या फिर उसने जो एक पूरा अपना मॉडल तैयार कर लिया है इलेक्शन जीतने का कि जनता किसी को भी वोट करे। ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है बल्कि बीजेपी अपने वोटर को चुन रही है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष का इल्जाम है। और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाने माने विश्लेषक हैं और इसके साथ साथ आप कांग्रेस के तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन भी हैं। रविकांत जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। रविकांत, ये सवाल मेरा यही है कि ये चर्चा जो हुई अभी 19 दिन का ये शीतकालीन सत्र है, इल्जाम लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी इस बीच में जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन अब तो देखिए कि प्रधानमंत्री निकल चुके हैं कई देशों की यात्रा पर। राहुल गांधी पर निकम्मे और क्या क्या होने का इल्जाम लगाया जा रहा था और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तो उन्हें कहा ही जाता रहा है। यहां तक कि बीजेपी की तरफ से एक वीडियो रिलीज की गई जिसमें उन्हें अय्याश तक बताया गया। ये जो इस सब के बीच एसआईआर की चर्चा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में पार्लियामेंट के अंदर इस चर्चा कराकर कांग्रेस को, विपक्ष को कुछ हासिल हुआ है? क्योंकि कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। कुछ विश्लेषकों का तो ये कहना है कि ऐसा करके आपने चुनाव आयोग को एक तरह से और मजबूती दे दी है, क्योंकि गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनको एक तरह से वैलिडिटी दे रहे हैं उस तमाम प्रक्रिया को। देखिए बुशरा जी, आपने शुरू में कहा कि 4-5 दिन बड़े हंगामेदार गुजरे हैं, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह के ऊपर क्या गुजरी है कि जो सिर खुजलाने लगते हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, ये बौखलाहट है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उनको घेरा है और एक एक सवाल जब उनके सामने रखा और यहां तक चैलेंज कर दिया कि हमने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा खुली चुनौती है कि अमित शाह आ जाए और पब्लिक के बीच में उस पर हम लोग बहस कर लेते हैं। इस बहस की चुनौती राहुल गांधी जी पहले भी
नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं। लेकिन जो 11 साल के अपने कार्यकाल में पत्रकारों को एक अवसर नहीं दे सके कि सवाल पूछ लें, वो राहुल गांधी की चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे? तो आप जो इस देश के नागरिकों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये आखिर कब तक चलेगा? और यही वजह है कि जिस वोट चोरी के दम पर आप हरियाणा जीत करके आए, आपने महाराष्ट्र में खेल किया और बिहार में तो लूट लिया पूरी तरीके से, खुल्लम खुल्ला लूट हुई। और इसलिए इसको पूरे देश तक जानना चाहिए इस बात को। और एसआईआर की प्रक्रिया जिस ढंग से कराई जा रही है, अभी कल चुनाव आयोग ने सरेंडर किया कि साहब उत्तर प्रदेश में समय और बढ़ा दिया जाए। पूरे देश में 32 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं या मर गए। अब उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? एसआईआर की प्रक्रिया जिस ढंग से, जिस नियत से कराई जा रही है, देखिए एसआईआर पहले भी हुए, लाल बहादुर शास्त्री के दौर में हुए, एसआईआर इंदिरा गांधी जी के समय पर हुआ, राजीव गांधी के समय पर हुआ, मनमोहन सिंह के समय पर हुआ। ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इस जिद में कि लोग मरते हैं तो मर जाएं, बीएलओ नौकरी छोड़ दें, आत्महत्या कर लें, हम तब भी एसआईआर करेंगे, ये कौन सी सनक है? और इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि साहब जो बिग बॉस है हमारे, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो काम धाम कभी नहीं करते। 18 घंटे वो केवल चुनाव पर काम करते हैं और फिर मौका मिलता है तो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष है, सदन की जब कार्रवाई होती है लगातार खड़े रहते हैं, संसद के बाहर खड़े रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसा उन्होंने वो कदम उठाया जो ऐतिहासिक साबित हुआ, इस देश में लोगों के मन और मिजाज को बदलने वाला साबित हुआ। वो भारत जोड़ो यात्रा जिसने इस देश में जो बैर और विभाजन की खाई चौड़ी हुई थी, उसको पाटने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो राहुल गांधी जी से इनकी तुलना कहां से हो सकती है, और कभी की ही नहीं जा सकती है। और मुझे लगता है कि गोदी मीडिया जिस तरह से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करता है, अभी तो हार गिना रहा था वो बिहार के बाद, उसने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि साहब कितने फर्जी वोटर, पहले 66 लाख थे, फिर चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन उस पर एक सवाल नहीं खड़ा किया। नरेंद्र मोदी ने किस भाषा में चुनाव कैंपेन किया और चुनाव के बीच में पैसे दिए गए, इस सब पर एक भी सवाल गोदी मीडिया में नहीं आता है। इस पर चुनाव आयोग तो आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा हुआ था। ये बात है, संसद की कार्यवाही के जरिए न सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इनका होगा, बल्कि लोगों तक भी ये बात पहुंचेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बहस हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। और उसमें क्या हासिल किया है विपक्ष ने, मुझे लगता है कि इसको हम मैथमेटिकल न देखें, बल्कि हम उस नैरेटिव को वहां तक लिख करके गए हैं कि आम नागरिक भी, जो भी टेलीविजन देख रहा है, जो पढ़ रहा है अखबार, भले ही हमारी खबर न छापी जाए, लेकिन फिर भी समझ में तो आ ही रहा है लोगों को कि असलियत क्या है। और बौखलाहट रविकांत जी, इसके बिल्कुल रविकांत जी, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया और अमित शाह ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्या इससे किसी तरह से आपको लगता है कि उनकी इमेज जो है वो धूमिल हुई है? क्योंकि वो इमेज तो अपनी ऐसे दिखाना चाहते हैं ना, वही प्रधानमंत्री वाली कि 56 इंच का सीना है। पहले प्रधानमंत्री नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अब अमित शाह नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि वो तो अपने जो उनका पूरा एक बनाया हुआ उनका एक धर्रा है, उसी पर ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो जोर जोर से शोर मचाकर अपनी बातों को कहेंगे, जो आप सवाल पूछेंगे उसका सीधा जवाब मिलेगा नहीं, और वो आपको याद दिलाएंगे नेहरू की, गांधी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, सोनिया गांधी की, हर मौके पर यही होगा। तो सवाल ये है कि आगे भी अगर इसी तरह की चर्चाएं अगर होती हैं तो उसका हल क्या है? क्योंकि बात तो यह है कि सड़क पर आपने इसको मुद्दे को उठाया, आपने रैलियां की, यात्राएं की, अब आप फिर से एक रैली करने जा रहे हैं, और इस सब के बीच बंगाल, असम, ये तमाम चुनाव होने जा रहे हैं। तो आपकी तैयारी क्या है और इसका हल क्या है?
देखिए, चुनौती तो ना बिग बॉस कभी स्वीकार करेंगे, ना उनके राइट हैंड कभी स्वीकार करेंगे। इनमें ये तो हिम्मत है ही नहीं। और दूसरा, इनकी अपनी आइडियोलॉजी की भी प्रॉब्लम है। वो आरएसएस वाले तो साहब, वो कभी क्या डेमोक्रेटिक लोगों का सामना कर सकते हैं? वो संवैधानिक लोगों का क्या सामना कर सकते हैं? जो लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, क्या उनका सामना कर सकते हैं? वो लोग जो खुले तौर पर इस देश में सामाजिक न्याय लागू करना चाहते हैं, उनका सामना ये नहीं कर सकते। तो एक तो आइडियोलॉजी में भी प्रॉब्लम है, और भक्त मंडली क्या दिखाएगी? वो दिखाएंगे कि साहब हम तो देखिए, अमित शाह जी ने राहुल गांधी की बात को कोई तवज्जो नहीं दी, तो वो तो अपने आप में खुश है। ये एक्चुअली जो दौर है, जो एक राजनीति में भक्ति काल का दौर चल रहा है, लेकिन असलियत ये है कि न तो इनकी आइडियोलॉजी अलाउ करती है, और ना ही इनकी पर्सनालिटी अलाउ करती है, और ये इनमें हिम्मत नहीं है कि जवाब दे सके। हमारा जो दायित्व है एक विपक्ष में होने के नाते, और सबसे जिम्मेदार, सबसे मजबूत विपक्ष होने के नाते, कि हम उस बात को बार बार उठाएं, और रैली के जरिए जो 14 तारीख को होने जा रही है, उसके जरिए हम ऐसे न सिर्फ देशव्यापी, बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इसको आवाज मिलेगी, और इसका कहीं ना कहीं जेहन में जाएगा। और यूरोप हो या अमेरिका हो, वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भले ही जो विदेश नीति की परिस्थितियां हैं, जहां व्यापार करना है, वहां मोदी जी की पीठ थपथपाई जाती है कभी कभी, और कुछ छोटे से देश है जिनकी अपनी संप्रभुता है और उनके प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन ऐसे देशों को गुमराह करके, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके, उनसे मोदी जी तमगे लेकर के आते हैं। और यहाँ ढोल बजता है साहब गोदी मीडिया के चैनल्स पर, देखिए मोदी जी को कितने देशों ने ये अवार्ड दिया है। लेकिन जब ट्रंप 60 बार ये कह करके एक तरह से अपमानित करता है, तो तमाचे लगाता है कि साहब हमने सीज फायर करवाया, तब कहीं कोई शोरगुल नहीं होता, कहीं कोई सवाल नहीं होता। तो इनमें हिम्मत ही नहीं है कि ये जवाब दे सके राहुल गांधी जी का। और ये आज का चैलेंज नहीं है, लंबे समय से चैलेंज है। दूसरा, रैली रैली के जरिए हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में जो उन्होंने वोट किया है, विपक्ष को जो उन्होंने वोट किया, यहां तक कि सत्ता पक्ष को भी जिसने सही में वोट किया है, हम सम्मान करते हैं उसका, क्योंकि आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं। लेकिन फर्जी वोटों के जरिए, और जिन लोगों के वोट काटे गए उसके जरिए जो बेईमानी हो रही है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि जिन्होंने बीजेपी को भी वोट किया है, उनके प्रति भी हमारा सम्मान है, लेकिन फर्जी वोट नहीं, जो वोट काटे गए, उस पर हम लगातार खड़े रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। वो देश के नागरिक हैं। आप उनको घुसपैठिया कभी कहते हैं, कभी कहते हैं कि ऐसे लोग आ गए हैं कि जो पहले की सरकारें चुनती आई थी। आपने निकाले कितने घुसपैठिए? बमुश्किल 5,000 11 साल में। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय 90,000 लोगों को इस देश के बाहर किया गया था। तो ईमानदारी से कौन काम कर रहा था घुसपैठियों के सवाल पर? लेकिन आप हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ सांप्रदायिक विभाजन करना है, आपके लोगों को छलना है, आप लोगों के हित में कोई काम नहीं करना चाहते। आपने एक धर्म के जहर की पुड़िया आपने पकड़ा दी है, और उसके जरिए आप राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला, इसीलिए आपको चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और संवैधानिक संस्थाएं, इन सब की जरूरत पड़ी। अगर जनता आपके साथ होती तो। जी जी रविकांत जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि धीरे धीरे आप ये देखिए कि इन 12 सालों में विमर्श किस तरह से बदला जा रहा है। हमने अभी देखा कि 6 दिसंबर गुजरा है और ये ब्लैक डे के रूप में कुछ लोग मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन बीजेपी ने इसको 2 दिन तक जिस तरह से मनाया, बाकायदा तौर पर कार सेवक जो है उनके जरिए जो क्रिमिनल ऑफेंस किया गया उसको सेलिब्रेट किया, और हमने देखा कि 2 दिन तक बाकायदा तौर पर वीडियोस शेयर की गई और उसको मनाया गया, और उस पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया, कोर्ट की तरफ से किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ये कहते हैं, जब राहुल गांधी आरएसएस का सवाल उठाते हैं कि तमाम संस्थानों पर उसका कंट्रोल हो रहा है, प्रोफेसर से लेकर और तमाम चाहे यूनिवर्सिटी के
जो वाइस चांसलर्स हैं उन सबका कैसे आरएसएस के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, ये सवाल उन्होंने उठाया। तो अमित शाह कह रहे हैं कि हाँ, आरएसएस में क्या बुराई है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी का पीएम भी है और गृह मंत्री भी है। तो वो और उसको आरएसएस की उस विचारधारा को वो देश की विचारधारा के साथ पैरेलल लाकर या उससे एक मिलाकर एक जैसा बताकर वो पेश कर रहे हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर से जो किया जा रहा है ये कितना गंभीर है, क्योंकि जो बातें आरएसएस ऐसे ही कहा करता था, ये बीजेपी करती थी, अब वो पार्लियामेंट के अंदर किस तरह की बातें कही जा रही हैं, अगर आरएसएस को मेन स्ट्रीम बनाया जा रहा है तो ये कितना चिंता का विषय है। एक तरफ एजेंसीज को पूरी तरीके से पकड़ लेना और एक तरह से उनको पंगु बनाना, और दूसरी तरफ ये सब कुछ। देखिए, बहुत ये स्ट्रेटजी के साथ हो रहा है और इसको पार्लियामेंट के भीतर बोलने का कारण ये है कि इन्हें अपने दामन से दाग मिटाने, लेकिन वो मिट नहीं सकते। गांधी जी की हत्या की साजिश में आरएसएस का रोल रहा है और सरदार पटेल जिनके नाम पर ये आजकल अभी चल रहा है ना, यूनिटी मार्च चल रहा है, गुमराह करते हैं एक समाज के लोगों को और सरदार पटेल को केवल एक जाति तक इन्होंने सीमित कर दिया है। तो वो लोग अपने दाग मिटाना चाहते हैं। सरदार पटेल ने कहा कि ये पागलों का संगठन है और उन्होंने बैन किया था। एक बार नहीं, इस देश में 3 बार प्रतिबंधित किया गया उस संगठन को। और वो संगठन अगर इतना ही आरएसएस अच्छा है तो अमित शाह जी जवाब दे दें कि साहब उसका आज तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। वो संस्था जिसे मोदी जी ने कहा था लाल किले से कि साहब वो तो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके ऑफिस खड़े हो जाते हैं करोड़ों रुपए के। और ये आपने 6 दिसंबर का जिक्र किया, ये कोई धार्मिक लोग नहीं है बुशरा जी, इनका हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है, जो मंदिर की राजनीति करते रहे। इन्होंने दिल्ली में जहां पे अपना ऑफिस खड़ा किया है, कई मंजिला, वो लोग कह रहे हैं कि वो 7 सितारा है या 5 सितारा है, जो भी हो, लेकिन उसमें जब पार्किंग बनानी थी तो इन्होंने मंदिर को ध्वस्त किया, मूर्तियों को ट्रैक्टर से इन्होंने पूरा निकाल करके ये लेके गए रगड़ते हुए जमीन पर। इनकी कोई आस्था नहीं है, ये बहुत ढोंगी किस्म के लोग हैं, ये धर्म का केवल इस्तेमाल राजनीति में करते हैं। यही इन्होंने 6 दिसंबर को किया था और बहुत साजिशन। 6 दिसंबर डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, तो ऐसे दिवसों पर जब बहुजन दलित ये सब खड़े होते थे, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते थे, उस दिन को इन्होंने कलंकित किया और एक पूरे समुदाय को ये बता दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये इन्होंने अपने आतंक के जरिए, अपने उस पूरे दंगे के जरिए ये उन्होंने किया था। लेकिन इतिहास में ये भी दर्ज होंगे, आरएसएस अपने उन दागों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। आप संसद के भीतर बोल रहे हो, लाल किले से बोल रहे हो, लेकिन इतिहास तो आपका काले अक्षरों में ही लिखा जाएगा। बेहतर है, सवाल यह भी पूछा गया पार्लियामेंट के भीतर कि आरएसएस के 4 नेता बता दीजिए जिन्होंने वंदे मातरम कहते हुए सजाएं पाई हो अंग्रेजों की। सच्चाई ये थी कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, सावरकर हो, वो किसके साथ खड़े थे? अंग्रेजों के साथ खड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बाकायदा ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और चिट्ठियां लिख रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे, सैनिकों को भर्ती करवा रहे थे। आजाद हिंद फौज के खिलाफ ये नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को गुमराह करके अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। इनका तो गद्दारी का इतिहास है। क्या ये इतिहास मिट जाएगा अगर आप पार्लियामेंट के भीतर बोल लेंगे? नहीं मिटेगा। और मुझे लगता है कि ये बेहद डरे हुए लोग हैं, बहुत कायर लोग हैं और धार्मिक तो कतई नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हाँ ये जरूर है कि चूंकि अभी सत्ता उनके हाथ में है और सारी संवैधानिक संस्थाओं पर वो सारे लोग विराजमान हैं, काबिज हैं कि वो उसी तरीके से इस देश के समाज को बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। राजनीति को तो उन्होंने बदल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज, ये जो समाज है, जो बहुल सांस्कृतिक समाज है, जिसमें एक दूसरे का सम्मान, ये कितना भी बांट लें, लेकिन ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश जो हजारों साल से चल रहा है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, तमाम विविधता है, भाषाओं की, संप्रदायों की, और यहां तक कि नस्लों की विविधता है।
लेकिन एक दूसरे के प्रति जो सम्मान और विश्वास का भाव है, ये दरकाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समाज उस तरीके से बदल नहीं पाएगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये अभी बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है। अगर चुनाव आयोग गोदी मीडिया को आप हटा दीजिए तो इनको कितनी सीट मिलेगी? 2024 में 240 पर अटक गए, तब जब इन्होंने सब बेईमानी की। उत्तर प्रदेश जहां इन्होंने मंदिर बना करके खड़ा किया, वो सीट भी ये हार गए। तो बुशरा जी, आप इस देश के लोगों पर यकीन कीजिए। इस देश के लोगों का जो इसेंस है, उनकी जो आत्मा है, उनका जो राजनीतिक विवेक है, वो इस देश के संविधान के साथ है। हाँ, वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इस मशीनरी का। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है, इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है कि वो इस मशीनरी के खिलाफ खड़े हो। लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमें ये मालूम है, लेकिन इस मशीनरी को खड़े होकर के काउंटर करना पड़ेगा। और ये संसद के भीतर से लेकर के उस संसद के बाहर तक। जी, ऐसे दौर में जब विपक्ष ये खास तौर पर आप लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनता सरकार नहीं चुन रही है, बल्कि एक पार्टी ये चुन रही है कि आप हमारे वोटर हैं, आप हमारे वोटर हैं, आप हमारे वोटर हैं। यही तो हो रहा है एसआईआर के जरिए कि वो डिसाइड करें कि आप वोट कर सकते हैं, आप वोट नहीं कर सकते, आप नागरिक हैं, आप नागरिक नहीं हैं। तो ऐसे में भी अगर 90% के स्ट्राइक रेट से बिहार में सरकार बन जाए और जनता उठकर ना खड़ी हो और जनता ये ना कहे कि नहीं, ये हमारी सरकार नहीं है, हमने वोट नहीं किया था, हमने तो वोट कहीं और किया था, तो फिर इसमें आप सिल्वर लाइन कहां देखते हैं? क्योंकि बिहार का इलेक्शन हो गया, सत्ता पर वो फिर से काबिज हो गए। 20 साल के बाद भी वो ये बता रहे हैं सब जगह बैठकर, पार्लियामेंट के अंदर, बाहर, गोदी मीडिया के जरिए, सबके जरिए, विश्लेषकों के जरिए, कि देखिए 10,000 रुपए जो उन्होंने दिए उसका फायदा हुआ। और कह रहे थे अमित शाह जी के अगर 370 का आपने विरोध किया, मंदिर का विरोध किया, एसआईआर का विरोध किया, घुसपैठियों का आपने साथ दिया, इसलिए आपकी ये हालत होगी और आगे भी आपकी ये हालत होगी, आप हारेंगे और हम जीतेंगे। तो इसमें आप सिल्वर लाइन कहां देखते हैं? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि जो बीत गया उसका आप एक्सपोजे कर सकते हैं, क्या उसको बदल सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो लगातार चर्चा चल रही है, इसको लेकर बहस चल रही है, तारीख पर तारीख ही मिल रही है। और फिर आने वाले 2026 में 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव। हाँ, देखिए, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनके जो दायित्व हैं, निराशा कहीं ना कहीं वहां से हो रही है हम लोगों को। देखिए, जनता कभी ऐसे नहीं खड़ी होती है। जनता को एक लीडरशिप चाहिए। जनता मोबिलाइज होती है अपने मिडिल क्लास से। अगर बुशरा जी थोड़ा सा आप ध्यान दें कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के बुद्धिजीवियों, इस देश के मिडिल क्लास पर ही हमला किया था। और मिडिल क्लास वो नहीं कि जो खाया पिया गाया है, मिडिल क्लास वो जो पढ़ा लिखा, जो बौद्धिक है, जो सोचता है, चिंतन करता है, जो व्यवस्था, समाज और राजनीति के उस पूरे गठबंधन को देखता है, समझता है कि कैसे होना चाहिए, कैसे क्या आदर्श स्थिति होगी। तो वो चिंतनशील मिडिल क्लास, वो पढ़ा लिखा तबका इन्होंने खत्म करने की साजिश की है। चाहे जेएनयू पर हमला हो या दूसरे और विश्वविद्यालयों पर। अब तो सारे वाइस चांसलर तय कर रहे हैं कि किसकी नियुक्ति होगी, किसकी नहीं होगी, और वाइस चांसलर आरएसएस तय कर रहा है। तो ऐसे में वो बुद्धिजीवी तबका कमजोर पड़ा है, उसे उतना संरक्षण नहीं मिला। तो कभी इन्होंने उसको अर्बन नक्सल कहा, कभी गालियां दी गई, कभी इनका जो फ्रिंज एलिमेंट है उन्होंने लाठियां बरसाई, कभी उन पर एफआईआर हुई। तो ये वो काम कर रहे हैं। ये जरूर निश्चित रूप से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल तलब है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। ये चाहते ही नहीं है। इनकी सीधी सीधी पॉलिसी है कि या तो अंबानी और अडानी रहेंगे या फिर इस देश में 5 किलो राशन वाले वो गरीब लोग रहेंगे जो सोच ही नहीं पाएंगे। दिन भर काम करेंगे, शाम को जो भी उनको मिलेगा वो पेट आधा भरा हो, पूरा भरा हो, सो जाएंगे। ना उन्हें बच्चों की शिक्षा की चिंता होगी, ना उनके अच्छे करियर की चिंता होगी, और वो गुलाम बन करके रहेंगे। ये मिडिल क्लास नहीं चाहते। लेकिन मिडिल क्लास जो 2014 में या उसके बाद इस तरह से पगलाया हुआ था, उसको अब ये बात समझ में आ रही है कि कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, कभी कालाबाजारी के नाम पर, कभी टैक्स के नाम पर उसको ठगा गया। आज उसके मुंह पर पट्टी बांधी गई है कि अब तो आप बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस देश का एक बड़ा मिडिल क्लास है, फिर भी हम आशावादी हैं और इसलिए कह रहे हैं कि इस देश का वो मिडिल क्लास जो पढ़ा लिखा है, जो चिंतनशील है, वो अब पूरा हिम्मत बांध करके
खड़ा हो रहा है और मुझे लगता है कि वो वहां तक लेकर के जाएगा। मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि उस मिडिल क्लास को हम संरक्षित करें, उस पर एफआईआर हो तो हम उसके साथ खड़े हों। ये सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है जो विपक्ष में है। तो अगर हम ये काम कर ले जाते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि आप देश के लिए खड़े हो, आप संविधान के लिए खड़े हो, अगर आपके खिलाफ कोई अनहोनी होती है तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके परिवार के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से वो मिडिल क्लास पब्लिक के बीच में जाएगा, वो उसको लीड करेगा। जहां पे हमारी कमजोरी हो सकती हो, आप कई जगह पे हमारे संगठन भी उस तरह से मजबूत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इन्होंने इतना पैसा झोंक दिया है और आज के दौर में बहुत समर्पित लोग, उस तरह से ट्रेंड लोग, उनकी थोड़ी सी कमी हुई है यहाँ। ये जिस तरह से धूल झोंक रहे हैं, लोगों के जेहन पर अटैक कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, भयानक रूप से ये जातिवादी भी है। बुशरा जी, इनको केवल आप सांप्रदायिक नहीं कह सकते, ये भयानक रूप से जातिवादी है, मनुवादी है। और इसीलिए अभी आप देखिए कई और लोगों पर लगातार एफआईआर हो रही, क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन उनके वीडियो को काट काट करके उनके एफआईआर कार्रवाइयां हो रही है, आईएएस पर हो रही है, प्रोफेसर पर हो रही है, पत्रकारों पर हो रही है। तो ये वो काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को आश्वस्त करें, उनके साथ खड़े हो। ये समाज बदलेगा। इतिहास में कई बार इस तरह के फेज आए हैं, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे समय से मुक्त होकर के लोगों ने अपने लिए और देश के लिए मुकाबला किया है, ऐसे लोगों का, ऐसे तानाशाहों का और इस तरह से काम करने वाले लोगों का मुकाबला किया है। मुझे लगता है कि ये भी जल्दी ही दौर गुजरेगा और जब लोग वास्तविक डेमोक्रेसी को और भारत के संविधान को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उस संविधान को प्रैक्टिस में देखेंगे। ये नहीं होगा कि संविधान को आप पूजा की वस्तु बना दें और इस देश के दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की धज्जियां उड़ाएं। ये आप बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है जी। बस 30 सेकंड में लास्ट मेरा सवाल आपसे कि हमने बिहार में देखा वोट अधिकार यात्रा बड़ी निकाली गई और उसके बाद वहां पर लाखों के तादाद में लोग जुटे। हालांकि उसका आपको उस तरह से इलेक्टोरल फायदा नहीं मिला, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिस पर बहुत बार चर्चा की जा चुकी है और अभी भी लगातार चर्चा उस पर हो रही है। क्या हम देशव्यापी कोई ऐसी यात्रा राहुल गांधी की देखेंगे? क्योंकि एक चेहरा है जिसमें लोगों को एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव में हार जीत की लड़ाई ना होकर ये एक विचारधारा की लड़ाई ज्यादा बन गई है, क्योंकि कौन सा विचार इस देश में पनपेगा और आगे बढ़ेगा। क्या वोट अधिकार और इस सब पर हम कोई राहुल गांधी के आने वाले वक्त में कोई ऐसी यात्रा या कुछ हम देखेंगे? देखिए बुशरा जी, जरूरत होगी तो राहुल जी बिल्कुल खड़े होंगे, यात्रा भी करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि वोटिंग राइट जो 1931 के कराची अधिवेशन में ही तय हो गया था कि हम सार्वभौमिक मताधिकार देंगे, संविधान सभा में सबने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया। लेकिन उस समय गोलवलकर जैसे लोग थे, हेडगेवार जैसे लोग थे, जो ये कह रहे थे कि जिनके शरीर से पसीने की बदबू आती है उन्हें वोटिंग राइट देना चाहिए क्या। तो ये इनकी मंशा तो पहले से जग जाहिर है और अगर उस पर हमला हो रहा है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी खड़े होंगे। अभी हम रैली कर रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, चुनाव हारने जीतने की नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सत्ता में रहते हैं, चुनाव जीतते हैं। इन्होंने जिस तरह से डेमोक्रेसी को ये लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं वो एक बड़ा खतरा है, लेकिन उस खतरे से लड़ने के भी बहुत सारे आपने उदाहरण देखे होंगे। आज वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी उस ब्रिटिश हुकूमत को परास्त कर सकी तो ये तो फिर बहुत छोटे किस्म के लोग हैं, ये बहुत स्वार्थी किस्म के लोग हैं, बहुत कायर किस्म के लोग हैं, बहुत डरपोक किस्म के लोग हैं। ये वो है जो अंग्रेजों के सामने घुटनों पर खड़े हुए थे। इन्होंने कभी देशभक्ति नहीं की, सर्टिफिकेट जरूर बांट रहे हैं। इनका चेहरा अब नोच लिया गया है और अब ये सामने आ गए हैं, जनता भी इनको जान गई। आरएसएस पहले शायद तरीके से काम कर रही थी, लोग उसको नहीं पहचान पा रहे थे। अब इनका वो पर्दाफाश हो गया है कि वो खाकी पैंट के पीछे है क्या, असल में वो सच्चाई लोगों के सामने आ गई है।
फिर भी अगर जरूरत होगी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी उसके लिए यात्रा भी करेंगे, खड़े होंगे, और ये आने वाला वक्त बताएगा। बुशरा जी। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक